प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे मराठा शक्ति के विघटन में अंग्रेज़ों की भूमिका, जिसमें हम आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे। मराठा जो कि उस कालखंड में भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके थे, उस राजनीतिक ताकत का पतन किस प्रकार से हुआ। मैं अपनी बात मराठा इतिहासकार सरदेसाई से प्रारंभ करता हूँ, जिन्होंने लिखा था कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत के मैदान के युद्ध के इतने घातक परिणाम नहीं निकले थे जितने कि 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के परिणाम थे। यह सरदेसाई ने लिखा अपनी पुस्तक में कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो इतना मराठों को परेशान करने वाला नहीं रहा, उसके परिणाम उनके लिए इतने परेशानी के कारण नहीं बने जितना 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद के हालात से उन्हें परेशानी हुई। अभाग्यवश जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो अपने पीछे कोई पुत्र नहीं छोड़कर गया और ना ही किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस कारण उसकी मृत्यु के उपरांत उसका छोटा भाई नारायण राव मराठों का 5वां पेशवा बन गया, जो कि एक अनुभवहीन व्यक्ति था। उसमें अपने बड़े भाई जैसा कोई गुण, उच्च कोटि की कोई प्रतिभा नहीं थी। इसके विपरीत उसका चाचा, जिसका नाम रघुनाथ राव, जिसको राघोबा के नाम से भी इतिहास में लिखा जाता है, रघुनाथ राव एक कूटनीतिज्ञ और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। माधवराव के शासनकाल में भी उसने सत्ता में आने के प्रयास किए, परंतु प्रतिभा संपन्न माधवराव उसके जाल में नहीं फंसा और उसकी मुराद पूरी नहीं हो पाई। परंतु उसकी मृत्यु के बाद नारायण राव रघुनाथ की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में नहीं रख सका और रघुनाथ ने 30 अगस्त 1773 को अपने पेशवा नारायण राव का वध करवा दिया और स्वयं पेशवा बन गया। ठीक है, नारायण राव जो कि पेशवा बना था, उसको रघुराव राव ने उसका मर्डर करवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। अब पूना की यानी कि जो मराठों की जो आंतरिक स्थिति है, उनकी जो आंतरिक राजनीति है, उस पे इसका गहरा असर पड़ा। रघुनाथ महत्वाकांक्षी और विश्वासघाती तो था ही, परंतु वह एक कुशल प्रशासक नहीं था। रघुनाथ राव जो कि नया पेशवा बना है, महत्वाकांक्षी भी है, विश्वासघाती भी है, कुशल प्रशासक नहीं है। अपने भतीजे की हत्या करवाकर वह मराठों की केंद्रीय शक्ति को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में नहीं ले सका। इसका कारण था नाना फडणवीस, और नाना फडणवीस ने कई मराठा सरदारों के साथ मिलकर के रघुनाथ की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। भाग्यवश पेशवा माधवराव, जिसकी की मृत्यु 1772 में हो गई थी, उसकी पत्नी जो गंगाबाई, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, उसके गर्भ में एक बच्चा था, वो बच्चे का जन्म हो गया और वो एक बेटा हुआ। इससे मराठा राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा सरदारों की एक परिषद
जो कि पहले गठित की जा चुकी थी, उसने माधवराव के जो पुत्र है, जो कि अभी हुआ है उसकी पत्नी गंगाबाई से, उस पुत्र को अपना पेशवा मान लिया और उसका नाम रखा माधवराव द्वितीय, अल्पवयस्क क्योंकि अभी जन्म ही हुआ है। इससे रघुनाथ राव की स्थिति दयनीय हो गई और पूना छोड़ने को विवश हो गया। पूना छोड़ने पर भी वह सत्ता का जो लोभ है उसके मस्तिष्क से नहीं गया और सत्ता प्राप्ति के लिए व्याकुल और षड्यंत्र उसके मस्तिष्क में चलने लगे और उसने बम्बई जाने का विचार किया, बम्बई अंग्रेज़ों से मिलने के लिए। बम्बई जाकर बम्बई सरकार से उसने सैनिक सहायता की याचना की। बम्बई सरकार से मतलब अंग्रेज़ों की सरकार है वहाँ। अंग्रेज इस अवसर की तलाश में बैठे थे। अप्रैल 1772 में जब माधवराव की मृत्युशैया पर था, तब बम्बई परिषद के अध्यक्ष को, यानी यहाँ का जो अंग्रेज़ अधिकारी है, उसको इंग्लैंड से आदेश मिला था, ब्रिटेन से, कि वह भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सालसीट, एलिफेंटा, करंजा और बम्बई के समीप कुछ अन्य टापू मराठों से प्राप्त करने का प्रयास करें। यानी अंग्रेज़ों की जो कंट्रोलिंग, जहाँ की इंग्लैंड, ब्रिटेन, वहाँ से यहाँ के अधिकारियों के पास ये पत्र आ चुका था कि आप सालसिट, एलिफेंटा, करंजा और मुंबई के समीप जो मराठा कुछ अन्य टापू हैं उनको, तो कंपनी वाले अब किसी अवसर की प्रतीक्षा में थे और कंपनी के संचालकों को यह अवसर एक सुअवसर लगा, क्योंकि वे मराठा शक्ति को समाप्त भी करना चाहते थे। वो उनका पुरानी शत्रुता उनकी चली आ रही थी। इसलिए बम्बई परिषद ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने, राघोबा यानी कि रघुनाथ राव से 1775 में एक संधि की। यह संधि भारत के इतिहास में सूरत की संधि कहलाती है। इस संधि की प्रमुख धाराएं इस प्रकार से हैं। 7 मार्च 1775 अंग्रेज़ों का जो बम्बई जो परिषद है उसमें और राघोबा यानी रघुनाथ राव के बीच में हुई संधि की पहली धारा, अंग्रेज राघोबा को अपनी सैनिक शक्ति से पेशवा का पद दिलवाएंगे और वे अपने 2500 सैनिकों का खर्च उससे लेंगे। ठीक है, पहली शर्त है कि अंग्रेज सहायता करेंगे, राघोबा को पेशवा बनाया जाएगा और अंग्रेज़ों के 2500 सैनिक जो हैं, अंग्रेज़ों के जो 2500 जिनको सैनिक कहें, उनका खर्च राघोबा देगा। दूसरी धारा, इस सहायता के बदले राघोबा अंग्रेज़ों को सालसिट, बेसिन व बम्बई के समीप द्वीप वो कंपनी को दे देगा। राघोबा क्या करेगा, पेशवा का पद उसको मिल गया, अब वो सालसिट, बेसिन, बम्बई के समीप जो द्वीप है, टापू हैं, वो अंग्रेजों। इसके अलावा भड़ोच और सूरत जिलों के लगान का एक भाग भी उसे कंपनी को देना होगा। जो भड़ोच जिला है, सूरत जिला है, यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा उसमें से हिस्सा कंपनी को मिलेगा। तीसरी कंडीशन रही, शर्त रही, राघोबा कंपनी की बिना अनुमति अन्य किसी से संधि नहीं करेगा और अंग्रेज़ों के अलावा अन्य यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकेगा। तीसरी धारा बड़ी स्पष्ट है कि बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के ना तो किसी से संधि करेगा, ना किसी से युद्ध करेगा और अपने यहाँ अंग्रेज़ों के अलावा जो दूसरे यूरोपियंस है, खास करके फ्रांसीस है, डच है, उन लोगों को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। चौथी धारा संधि की, मराठा भविष्य में कर्नाटक और बंगाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये चौथी धारा, कर्नाटक और बंगाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये संधि की धाराएं तय हो गई, परंतु
यह सूरत की संधि अंग्रेजों के चरित्र पर एक प्रकार से कलंक रूप थी। बम्बई परिषद का मराठों की राजनीति में इस प्रकार का हस्तक्षेप करना सभी दृष्टिकोण से अनुचित था। मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई सैनिक अभियान नहीं किया था। पूना के पेशवा ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसी को सहायता नहीं दी थी, परंतु उनकी साम्राज्यवादी भावना, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना इस समय इतनी उग्र हो गई थी कि वे उचित व अनुचित का विचार नहीं कर पा रहे थे। इस समय तक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो चुका था, अतः संधि की अनुमति बम्बई परिषद को गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से लेनी थी। गवर्नर जनरल इस संधि के विरुद्ध था। उस समय कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कलकत्ता था और बम्बई कलकत्ता से बहुत दूर था, अतः उसका कहना था यह दूरी बम्बई परिषद के घातक दुराग्रह में परिणित न हो जाए। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संधि को अमान्य और अराजनीतिक बताया, परंतु बम्बई परिषद के एक सदस्य विलियम टेलर ने अपनी परिषद को गवर्नर जनरल की काउंसिल के समकक्ष बताते हुए यह संधि कर ली थी। इस संधि के अंतर्गत मराठा राजनीति के आंतरिक इस संधि के अंतर्गत कंपनी का मराठा राजनीति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था और यह हस्तक्षेप मराठा व कंपनी के मध्य कटुता का एक कारण बना। अब ये जो कटुता का कारण बना, अब इसमें आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होते हैं। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और ये जो भी आंग्ल मराठा युद्ध होंगे वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान से आपको यही समझना है कि मराठा जो कि भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गए थे, अंग्रेज़ उनमें अपना शत्रु देख रहे थे और मन ही मन उनको अपना बड़ा शत्रु मान रहे थे, जबकि मराठों की तरफ से अभी तक अंग्रेज़ों के साथ युद्ध या किसी प्रकार की अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ उन्हें अपना शत्रु समझते थे। तो अंग्रेज़ मराठों को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और जब मराठों में पेशवा के पद को लेकर के आपस में फूट पड़ गई, इस एक तरफ रघुनाथ राव जिसको राघोबा वो गुट है, दूसरी तरफ नाना फडणवीस का गुट है जो कि माधवराव द्वितीय के संरक्षण के रूप में वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों गुटों में से रघुनाथ राव राघोबा जिसको कहते हैं वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता है और अंग्रेज़ों के पास जाकर के वो सारी बात बताता है। अंग्रेज़, जैसा मैंने पहले कहा, अंग्रेज़ चाह रहे थे मराठों को अपने रास्ते से हटाया जाए। उनको यह एक उपयुक्त अवसर लगा और उन्होंने उसके साथ में संधि कर ली। इससे पहले जो मैं एक बात मैंने अभी बताई भी थी और पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो बम्बई सरकार है और बम्बई सरकार को जो डील करने वाले जो इंग्लैंड में जो उनके उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने कह भी रखा था कि भाई इस प्रकार से वहाँ अपने को सालसेट, एल्फिंटा, करंजा, बम्बई के आसपास के द्वीपों पर अधिकार करने की कोशिश करनी है। तो बम्बई जो सरकार है उसको यह एक उचित अवसर लगा और उन्होंने संधि कर ली। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट इस समय पारित हो चुका, उसके अनुसार इस संधि का अनुमोदन लेना था गवर्नर जनरल से, जो कि था वारेन हेस्टिंग्स। वो इस संधि के हक में नहीं था, लेकिन बम्बई परिषद का एक सदस्य विलियम टेलर, उसने ये अपने संधि को इस कर ली और अपनी परिषद को गवर्नर जनरल की काउंसिल के समकक्ष बताया। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति में सेंध लगाने का कार्य यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है, जिसकी परिणति होगी आंग्ल मराठा युद्ध। वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे।